हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है? लोकपाल एंड लोकायुक्त। आपको पता है हम पॉलिटी के अंदर सभी इंपॉर्टेंट बॉडीज को डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी कमीशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है लोकपाल और लोकायुक्त, इसकी बारी है। और ये पॉलिटी विद माइंड मैप्स की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की जो बॉडी है, ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो क्या है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है? एक ऐसी बॉडी जिसके सारे फीचर्स किसी ना किसी एक्ट में लिखे हुए हो, किसी ना किसी कानून में लिखे हुए। तो लोकपाल और लोकायुक्त के लिए एक्ट बना 2013। कौन सा? 2013 का, जिसके अंदर इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन पूरे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें जरूरी है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो आगे बढ़ूं उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। देखो, परचम क्लासेस ने जनरल अवेयरनेस का तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया ही है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें इनरोल्ड हो, लेकिन अब अपनी तैयारी को देखने के लिए कि कितने हम तैयार हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है। आप लोग परचम क्लासेस पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज जो है, इसके अंदर 5500 क्वेश्चंस होंगे, 220 सेक्शनल टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। टीयर 1 टीयर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड क्वेश्चंस जो है, अपडेटेड एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। परचम ऐप पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक और जानकारी, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इकोनॉमी या पॉलिटी आज तक नहीं पढ़ी और मेरे साथ पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो इकोनॉमी और पॉलिटी के सेपरेट बैचेस परचम ऐप पे अवेलेबल है। आप लोग एनरोल कर सकते हो। पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बिल्कुल अपडेटेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कोई दिक्कत अगर आती है तो आपके लिए फैकल्टीज हाजिर है। ठीक है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं जब भी जरूरत फील होती है। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन भी साथ में दी जाती है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। अभी देखते हैं आपने आगे लोकपाल और लोकायुक्त। अब देखो, जो लोकपाल और लोकायुक्त है, ये कैसे इस्टेब्लिशमेंट इसका कैसे हुआ? मैंने आपको बताया इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे हुआ है स्टूडेंट। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2013 के कानून से हुआ है। किससे हुआ है? 2013 के कानून से हुआ है, यानी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या होता है? लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है? जैसे होता है ना कि हमारी शिकायत कौन सुनेगा, हमारी शिकायत कौन सुनेगा? तो सेंटर में शिकायत सुनने वाला है लोकपाल, और स्टेट में शिकायतें सुनने वाला है लोकायुक्त। कैसी शिकायतें? अब आपको पता है देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जिनका समझ ही नहीं आता अगर ये कुछ गलत करें तो इनकी शिकायत हम कहाँ करें, आम जनता कहाँ करे। तो प्रधानमंत्री का पद है, या जितने भी ABCD के जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको अगर किसी भी तरीके से किसी आम इंसान को ये लगता है कि इन लोगों ने कुछ फ्रॉड किया है या इन लोगों ने कुछ ऐसी गलती की है, तो वो सारी शिकायतें लोकपाल और लोकायुक्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ना अपने यहाँ पे लोकपाल कह रहे हैं, वैसे इसका इंग्लिश मीडियम क्या है? ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन इसका इंग्लिश मीनिंग है, मतलब कि जो आपकी शिकायतें सुने, ओम्बड्समैन। और जो ओम्बड्समैन है, ये शब्द भी स्वीडन से आया है। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इस कानून के फीचर क्या है, 2013 के एक्ट के फीचर्स क्या है। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या मैं कहूँ कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। देखो, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ये क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी है। इसके एक चेयरपर्सन होंगे और 8 मेंबर्स होंगे। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे। उन 8 मेंबर्स में से 50 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब जो कहीं ना कहीं जजेस या फिर जुडिशरी बैकग्राउंड से हैं। 50% जुडिशियल मेंबर होंगे, यानी मैक्सिमम अगर 8 मेंबर्स हैं तो उनमें से 4 मेंबर जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे। फिर मिनिमम 50 मेंबर्स शैल बी फ्रॉम SC ST OBCs माइनॉरिटीज एंड विमेन। क्या कह रहा है? कम से कम 50% मेंबर्स, 50% जुडिशियल मेंबर्स, 50% मेंबर हो सकता है SC कास्ट का ही कोई जुडिशियल मेंबर हो,
एसटी कास्ट का ही कोई जुडिशियल मेंबर हो, लेकिन सभी में से 50% लोग कौन होने चाहिए? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या विमेन से बिलोंग करते होने चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित देश के अंदर यही लोग हैं, तो इसलिए इन लोगों को वहां पे बिठाया गया है ताकि सच में क्या प्रॉब्लम्स है उनको ये फील कर सके और एनालिसिस करके एक अच्छा निवारण दे सके। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात हो चुकी है। कॉम्पोजिशन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन के बाद बारी आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर इसमें किसी को मेंबर बनना है तो? जुडिशियल मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स, करंट और फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि क्या कह रहा है? या तो आप अभी किसी सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए, या पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, या आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। काफी हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, करंट में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, या पहले कभी रहे हो, या फिर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। और फिर इसमें से ये तो हो गई जुडिशियल मेंबर की बातें। 50% के अलावा नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी तो है। वो कौन हो सकते हैं? वो एमिनेंट पर्सन होंगे। कौन एमिनेंट पर्सन होंगे? यानी कि 25 ईयर्स का, जिनको एंटी करप्शन पॉलिसी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विजिलेंस का, फाइनेंस का, इंश्योरेंस बैंकिंग का, लॉ एंड मैनेजमेंट का, इनका कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस और स्पेशल नॉलेज। क्योंकि आप देखो, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है आम आदमी को, भ्रष्टाचार की आती है, तो इनको एंटी करप्शन पॉलिसी का ज्ञान होना चाहिए कि सर प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा, गवर्नेंस अच्छा नहीं चल रहा, तो इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना चाहिए। कोई जांच कैसे होनी है, इनको विजिलेंस का ज्ञान होना चाहिए। पैसे से रिलेटेड कोई फ्रॉड दिख रहा है तो फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। तो ये नॉन जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद जो है, इस क्वालिफिकेशन के बाद हम बातें करते हैं जुरिस्डिक्शन की। मतलब ये किन किन की शिकायतें सुन सकते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है। सबसे पहले तो देखो, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन चलता है, जो हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया के अंदर आज के। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव जिसको कह रहे हैं। मिनिस्टर्स जितने भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जितने भी हैं, ग्रुप ए, बी, सी या डी के जो भी ऑफिसर्स हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशन या तो पूरी तरीके से या कुछ पार्शियली तरीके से सरकार द्वारा फाइनेंस्ड, या तो पूरी तरीके से या कुछ भाग यानी पार्शियली सरकार द्वारा फाइनेंस्ड हो, वो भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत दान चंदा डोनेशन वगैरह देके जिन इंस्टीट्यूशंस को चला रही है, वो इसकी जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूडेड है, वो इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है, कौन इसके अंडर आएगा, कौन इनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर आएगा। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। जुरिस्डिक्शन के बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स से, अपॉइंटमेंट कौन करता है? लोकपाल की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और लोकायुक्ता की करते हैं गवर्नर। ये तो हो गया अपॉइंटमेंट की बात। इनको सेलेक्ट कौन करता है कि कौन आएंगे? अब जुडिशरी का तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, फाइनेंस का तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, पर उनमें से कौन आएंगे, ये इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी हुई। उन सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा में, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या कोई नॉमिनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं है तो वो जिसको नॉमिनेट करके जाए कि मेरी जगह आप इसको बिठा सकते हो, वो आ सकते हैं। ठीक है, फिर कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो सकते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे। अब प्रेसिडेंट भी अपनी मर्जी से एमिनेंट ज्यूरिस्ट को नॉमिनेट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करेगा? जो भी पहले 4 मेंबर्स हैं। पहले 4 कौन? प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन चारों की सलाह से प्रेसिडेंट किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट को नॉमिनेट कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझना, एक सिलेक्शन कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आ सकते तो वो अपने किसी नॉमिनी को भेजेंगे, ठीक है, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट आएंगे। तो जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट आएंगे उनमें से कौन आएगा? जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट करेंगे? उसके लिए एक कमेटी होगी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले 4 बंदे जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो बताएंगे कि कौन एमिनेंट ज्यूरिस्ट आ सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर इन्हीं को असिस्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी इनको दी जाती है।
कोई जांच करनी हो, कुछ सर्च करना हो, तो सर्च कमेटी दी जाती है इनको असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट द सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 50% ऑफ द मेंबर्स, जिसमें 50% सदस्य जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी एंड विमेन से होने चाहिए। तो इनको इस सिलेक्शन कमेटी को असिस्ट करने के लिए सर्च कमेटी भी होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इनका टेन्योर और सैलरी क्या होगी, कार्यकाल कितना होगा और इनकी सैलरी कितनी होगी। एक बार अगर ये अपने पद पे आ जाते हैं तो जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते या 70 साल की उम्र पूरी नहीं हो जाती, जो भी काम पहले होगा या तो 70 साल की उम्र पहले हो जाए या 5 साल पूरे हो जाए, तो इनका टेन्योर जो है वो 5 साल या 70 साल की एज तक रहता है। सैलरी और अलाउंसेस जो है, चेयरपर्सन की सैलरी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होगी और मेंबर की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, चेयरपर्सन की जो सैलरी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होगी और मेंबर की जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होगी। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, चाहे लोकपाल हो या लोकायुक्त, दोनों ही रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट की बातें अलग है, बट रिजाइन जो है वो प्रेसिडेंट को ही करेंगे, लोकपाल भी और लोकायुक्त भी, चाहे लोकयुक्त तो स्टेट लेवल पे है लेकिन फिर भी। अब अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन आया है लोकपाल का, ये सबसे पहले स्वीडन में ओम्बड्समैन, इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन क्रिएट किया गया था 1809। इस पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहला जो भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था वो 1966 से 1970 में आया था। उसने ये रिकमेंड किया था कि भारत के अंदर दो स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए, एक लोकपाल और लोकायुक्त। सबसे पहले 1966 1970 के अंदर ये रिकमेंड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। ठीक है, फिर क्या होता है, क्या कहते हैं ये, इसके अंदर क्या होता है, इनके इनके पास पावर किसकी होती है, इनके पास पावर होती है सुपरिटेंडेंस की और डायरेक्शन देने की। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, सीबीआई का साथ ले सकते हैं ये साथ में, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो ये सुपरिटेंडेंस का, सुपरवाइजिंग का और डायरेक्शंस देंगे कि इस तरीके से आप जांच करें, ठीक है, इस तरीके से काम करें। तो एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, सर्च एजेंसीज को ये ऐसे डायरेक्शंस देंगे। ठीक है, incorporates provisions for attachment and confiscation of property of public servants acquired by corrupt means even while the prosecution is pending। अभी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ था जांच का, लेकिन फिर भी इनके पास पावर है कि ये जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस से ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी को बनाया है या कहीं पे भी करप्शन दिखता है तो उन प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उनको अटैच कर सकते हैं अपने केस के साथ। ठीक है, क्या कहते हैं, अब जो सीबीआई ऑफिसर लोकपाल ने इन्वेस्ट किया है, जो जो लोकपाल ने सीबीआई ऑफिसर अपॉइंट किया है कि आपको इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको बिना लोकपाल की परमिशन के ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। यानी ट्रांसफर भी लोकपाल की मर्जी से ही होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो। नहीं तो क्या होगा, सीबीआई तो सरकार के हाथ में। मान लीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस चल रहा है, प्रधानमंत्री 1 मिनट में सीबीआई को, ऑफिसर्स को मान लीजिए ट्रांसफर कर दे, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, लोकपाल की परमिशन से ही ट्रांसफर होगा। एक क्लियर टाइमलाइन दे देता है ये कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर 3 महीने का समय होगा। ठीक है, 3 महीने में अगर काम पूरा नहीं हुआ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, तो आप 3 महीने और एक्सटेंड कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन का समय होता है 6 महीने का, अगर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो और एक्स्ट्रा 6 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, ट्रायल का टाइम कितना होता है, ट्रायल का टाइम 1 ईयर एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर, यानी टोटल 2 साल। 1 साल ट्रायल का टाइम है, फिर उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे काम करने के लिए कोई स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट इनके पास पावर्स है। इट एनहांसेस मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट। अच्छा, कौन से कानून के अंदर ये पनिशमेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इनको पनिशमेंट देना होता है। मैक्सिमम 7 इयर्स का, लेकिन 10 साल तो है, मतलब 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 इयर्स का, 7 साल से 10 साल की ये सजा दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या करते हैं ये, मतलब कि हाई पावर्ड कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे, हाई पावर्ड कमेटी चेयर्ड बाय पीएम विल रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। एक हाई पावर्ड कमेटी होगी, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होंगे। They will, he will recommend the selection of director of CBI।
कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन बनेंगे, इन्वेस्टिगेट जिसको करना है उसके डायरेक्टर कौन बनेंगे, पूरा सिलेक्शन इनके हाथ में होता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड, सबसे पहले, अभी लोकायुक्त की बात बता रही हूँ, अभी लोकपाल की बात बता रही थी, अभी लोकायुक्त की। लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में बने थे 1971 में। ओडिशा में कानून बन चुका था 70 में, कानून बना के छोड़ दिया था, पोस्ट नहीं भरी थी, पर महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लोकायुक्त आए थे 1971। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके लोकायुक्त से लेके जो हमने अभी डिस्कस की। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक तो आपको ये बताना है एट प्रेजेंट इंडिया में लोकपाल की पद पे कौन है। एट प्रेजेंट इंडिया में लोकपाल कौन है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है आप कौन से स्टेट से हो और आपके स्टेट में लोकयुक्त कौन है। आपके स्टेट में लोकयुक्त कौन है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।